वो अपने कमरे में गुमसुम सा बैठा था और उसकी आंखें नम थीं। एक फैसला उसे आज लेना था, मगर वो कश्मकश में मुब्तला था। उसने एक बोझल सी सांस भरी और सामने लेटे अपने लखते जिगर को देखा, जो कॉट में लेटा कुलकारियाँ भर रहा था। वो उठा और उसके पास बैठे अपनी उंगली उसकी तरफ बढ़ाई तो उंगली थाम कर वो मज़ीद खुश होने लगा था। जीनिया, ये क्या किया तुमने मेरे साथ? मेरे मुतालिक एक बार भी नहीं सोचा। चलो ठीक है, मगर हमारे बच्चे के लिए ही सोच लेती। काश तुमने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार सोचा होता। वो बंद आंखों के पीछे उसके चेहरे से मुखातिब हुआ। फिर वो नन्हे आजान को गोद में उठाए बाहर निकला तो राशिदा बेगम, जो सोफे पर बैठी तस्बीह के दाने गिरा रही थी, उसे आता देख उठकर वहाँ से जाने लगी। वो उनका हाथ पकड़कर बोला, प्लीज़ इस तरह का रवैया मत रखिए मुझसे। मैं टूट चुका हूँ। मैं पहले ही बहुत टूट चुका हूँ। ऊपर से आप पिछले 3 दिन से मुझसे बात तक नहीं कर रही। आप अच्छी तरह जानती हैं कि आप मेरे लिए क्या अहमियत रखती हैं। मैं अगर तुम्हारे लिए अहमियत रखती ना, तो तुम मेरी बात ज़रूर मानते, मगर तुम्हारे लिए सिर्फ वही अहमियत रखती है जो तुम्हें धोखा देकर चली गई। तुम्हारे अंदर की गैरत मर गई है क्या नौफल? मगर उसके अंदर कुछ और ही जुनून था, अपने ख्वाबों को पूरा करने का। राशिदा बेगम ने तल्ख लहजे में कहा तो वो लब भींच कर रह गया। आप जो चाहती हैं वो मुझे मंजूर है, वो आहिस्ता से बोला तो राशिदा बेगम वापस बैठ गई। पक्की बात है? तो मैं बात करूं रिश्ते वाली से? राशिदा बेगम ने एक्साइटेड अंदाज में पूछा। नौफल ने दिल पर पत्थर रख कर कहा, जी मुझे मंजूर है। ये अल्फाज जैसे उसके वजूद को चीर गए, मगर उसकी ज़ुबान से बगैर हिचकिचाहट के अल्फाज निकले थे। राशिदा बेगम की आंखों में खुशी की चमक वाज़ेह दिख रही थी। वो फौरन उठकर बोली, ये हुई ना बात। मैं आज ही रिश्ते वाली से बात करके तुम्हारे लिए एक मुनासिब रिश्ता देखती हूँ। नौफल ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से उनकी बात सुनकर सर हिला दिया। उसके दिल में हलचल तो मची हुई थी, लेकिन वो जानता था कि ये फैसला उसके और अजान के लिए बेहतर होगा। वो अपने अंदर के दर्द को दबाने की कोशिश करता रहा, जैसे ये सब किसी और की जिंदगी में हो रहा हो। कुछ दिनों बाद राशिदा बेगम ने उसे एक खुशखबरी सुनाई। नौफल, मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है। बहुत अच्छा घराना है। जाहिद साहब है ना, जाहिद इंडस्ट्री वाले, उनकी लड़की नेक और सुलझी हुई है। तुम्हें भी पसंद आएगी। नौफल ने उनकी बात पर चौंक कर देखा। उसे लगा कि वो किसी मिडिल क्लास सी लड़की को लाएंगी, मगर वो तो फिर से अपर क्लास की लड़की ढूंढ लाई थी। लड़की वालों को हाँ बोल दूं? राशिदा बेगम के सवाल पर वो धीरे से सर हिला गया। दिल में वही खालीपन था जो उसे कुछ भी महसूस नहीं करने दे रहा था। वो खुद को समझा चुका था कि ज़िंदगी अब उसे यही रास्ता दिखा रही है और उसे इसी पर चलना होगा। कुछ हफ्ते गुजरे और नौफल की शादी का दिन आन पहुंचा। हर तरफ खुशियां और गहमा गहमी थी। राशिदा बेगम की आंखों में सुकून और इत्मीनान था। जानती थी जिस लड़की को अब वो लेकर आ रही हैं वो उनके घर को जन्नत बना देगी। वो हुरिया को मुलाजमा के साथ कमरे में भेजकर खुद नफल अदा करने के लिए चली गई। वो कमरे में दाखिल हुआ तो सामने मौजूद हस्ती को देख उसके अंदर जैसे उबाल उठने लगे। दिल में अजीब सा महसूस हो रहा था। कपड़े चेंज करने के बाद अपना सिगरेट केस उठाए बाहर टेरेस पर आकर कुर्सी पर बैठ गया। उसे अपनी पहली शादी शिद्दत से याद आ रही थी। राशिदा बेगम से लड़कर उसने जीनिया से शादी की थी। उसकी मोहब्बत में वो हर बात मानता था उसकी। अल्लाह ने उसे एक प्यारी सी बेटी से नवाजा, मगर कुछ अरसा कब्ल से वो बदलने लगी। उसके अंदर शोबिस स्टार बनने का जुनून पागलपन की हद तक पहुंच चुका था, और जब उसने एक फैशन शो में हिस्सा लिया तो मिस वर्ल्ड बन गई। और यहाँ से शोहरत का नशा मजीद सर पर चढ़ा और हॉलीवुड से उसे ऑफ़र हुई तो उसने बिना इजाज़त के कबूल कर ली। इन्हीं दिनों वो 7 माह की प्रेग्नेंट थी और बेटे को जन्म देते ही वहाँ से चली गई। मगर दोनों के बीच अभी तलाक नहीं हुई थी, लेकिन राशिदा बेगम पिछले कई दिनों से उसे शादी करने के लिए मजबूर कर रही थी। मगर वो अपनी आखिरी सांसों तक इंतज़ार करना चाहता था उसका। लेकिन फिर राशिदा बेगम की नाराज़गी की वजह से उसने इस शादी के लिए हामी भी भर ली और शादी भी कर ली। मगर अब वो दिल ही दिल में पछता रहा था। सोच रहा था कि अगर वो पलटी तो उसे क्या जवाब देगा। वो गुमसुम सा उसी के मुतालिक सोच रहा था कि अचानक फ़ोन की बीप ने उसके ख्यालों का सिलसिला तोड़ा। नौफल ने फ़ोन उठाया। एक नाम स्क्रीन पर चमक रहा था, जीनिया। उसकी सांसें रुक गईं। क्यों? इतने महीने बाद क्यों कॉल कर रही थी वो? नौफल ने कुछ लम्हों तक फ़ोन को देखा। दिल और दिमाग में एक नई जंग छिड़ गई थी। आखिरकार उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। हेलो? नौफल की आवाज़ बेहद धीमी और शिकस्ता थी। नौफल,
तुम मुझसे मिल सकते हो कल या फिर अभी। जीनिया के लहजे में अजीब सा तासुर था जिससे नौफल को लगा कि शायद वो दोबारा पलटने का इरादा कर रही है। नौफल का दिल एक लम्हे के लिए धड़का था। मुझे एड्रेस भेजो, मैं अभी आ रहा हूँ, वो जल्दी से बोला। लेकिन जीनिया ने कॉल काट दी। नौफल थोड़ी देर इंतज़ार करता रहा और फिर जीनिया की जानिब से एड्रेस का मैसेज आया। वो फ़ौरन तेज़ी से घर से बाहर निकलने लगा। उसके जहन में ख़यालात का तूफ़ान सा था। उसके जहन में सवालात का तूफ़ान था। आखिर जीनिया क्यों मिलना चाहती थी उससे? क्या वो वाकई वापस आना चाहती है? लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की जानिब बढ़ा, हुरिया जो कब से नौफल का इंतज़ार कर रही थी फ़ौरन उसके पीछे लपकी। कहाँ जा रहे हैं आप? हुरिया का लहजा खालिस बीवियों जैसा था। उसका अंदाज नाराज़गी जाहिर कर रहा था। नौफल चौंक कर रुका और हैरानी से उसे देखने लगा। तुम मुझसे सवाल कर रही हो? उसने भवें चढ़ाकर पूछा, जैसे उसे यकीन ना आ रहा। नहीं, दीवारों से कर रही हूँ सवाल। हुरिया ने संजीदगी से जवाब दिया। कब से आपके इंतज़ार में यूं घूंघट ओढ़े बैठी हूँ और आप आकर सुकून से कपड़े बदल कर सिगरेट जलाकर अब यूं बाहर जा रहे हैं। नौफल को हुरिया के अंदाज पर हैरत हुई। वो सर पर हिजाब किए हुए थी और उसने अपने लहंगे के साथ मिलती शॉल भी ओढ़ रखी थी। उसका हुलिया देख नौफल को लगा कि वो खामोश कमगो किस्म की लड़की होगी, मगर वो तो उसकी तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स। नौफल ने उसे सर से पैर तक देखा और चंद लम्हे के लिए कुछ उसे कहने के लिए अल्फाज ही नहीं मिले थे। मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, नौफल ने उलझन में मुब्तला होते हुए उसे बताया। तुम परेशान ना हो, बस मैं थोड़ी देर में ही आ जाऊँगा। हुरिया ने गहरी नज़रों से उसको देखा था। उसकी नज़रों में सवालात की झलक साफ दिख रही थी, लेकिन वो मज़ीद कुछ नहीं बोली। और नौफल भी बग़ैर कोई वजाहत दिए तेज़ी से घर से बाहर निकला और गाड़ी में बैठकर ये जा वो जा। नौफल का ज़हन अब फिर से जीनिया की तरफ चला गया। क्या जीनिया वाकई वापस आना चाहती है या फिर कोई और बात है? दिल की धड़कन तेज़ होने लगी। नौफल ने गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाया और जीनिया के दिए एड्रेस की तरफ बढ़ने लगा। वहाँ पहुँचा तो अरीबा पर वो चिल्ला रही थी। वो गुमसुम सा उसे देखेगा। अरीबा बच्चे, उसने पुकारा तो वो रोते हुए उसकी तरफ बढ़ी तो वो जल्दी से घुटनों के बल बैठता उसे अपने सीने से लगा गया। क्या हुआ मेरे बच्चे, मामा ने क्यों डांटा? वो उसका चेहरा हाथों में लेते नरमी से पूछने लगा। तुम्हें तो पता है नौफल, ये कितनी ज़िद्दी हो गई है। अभी यहाँ आकर डोनट मांग रही है, मैंने दे दिया। देखो इसने क्या हाल किया अपने कपड़ों का। मैंने इसे समझाया कि स्पून के साथ खाओ, लेकिन इसे असर ही नहीं होता। हाथों से खा रही थी और जब मैंने इसे हल्का सा थप्पड़ मारा तो रोने लगी। अब देखो अपने बाबा को आते देख कैसे आंसू बहा रही है, जीनिया ने नागवारी भरे लहजे में कहा। नौफल का चेहरा सख्त हो गया। जीनिया, हद होती है किसी चीज़ की, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो सिर्फ 3 साल की बच्ची है और तुम उसके साथ इस तरह का रवैया इख्तियार कर रही हो। बच्चे को मैनर्स तुमने सिखाने हैं, ये डांटने या थप्पड़ मारने से नहीं सीखा जाता, प्यार से सिखाओ। वो लब को चलते हुए बोला। हाँ, तुम्हारे लिए कहना आसान है नौफल। तुम्हें पता है मैं सुबह लंदन से फ़्लाइट करवा के यहाँ आई हूँ सिर्फ इसलिए कि ये तुमसे मिलना चाहती थी। अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और मेरे रास्ते की रुकावट बन रही है। ये तुम्हारी माँ ने जाने से पहले इसे मेरे साथ भेज दिया था कि मैं इसे संभाल नहीं सकती, तो बेहतर है कि तुम अपनी माँ से कहो कि इसे मैनर्स सिखाए। और हाँ, दूसरी शादी भी कर लो, शायद कोई और मिल जाए जो तुम्हें तुम्हारे बच्चों दोनों को मैनर्स सिखा दे। जीनिया तल्खी से बोलती अपना बैग उठाकर उठ खड़ी हुई। कहाँ जा रही हो? बैठो तो सही, नौफल ने झुंझला कर कहा। प्लीज़ नौफल, बिठाकर क्या करोगे? और हाँ, जल्द अज जल्द तलाक की बात करो, मेरी और अपनी जान छुड़वाओ। मैं मज़ीद इस रिश्ते में खुद को बांध कर नहीं रख सकती। जीनिया के अल्फाज ने जैसे नौफल के दिल पर छुरियां चला दी थी। लेकिन तुमने कहा था कि तुम तलाक नहीं लेना चाहती, बस कुछ अरसे के लिए करियर बनाने के बाद वापस आना चाहती हो। फिर अब क्या हुआ? नौफल ने बेचैनी से पूछा। हाँ, मैंने कहा था, क्योंकि उस वक्त मुझे लगा कि शायद मौका ना मिले तो मैं वापस तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाऊंगी। वहाँ जाने के बाद एक मुझे प्रोजेक्ट मिल रहा है और सबसे बड़े मेगा स्टार ने मुझे प्रपोज़ किया है। नौफल, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि उससे शादी करके मैं कहाँ से कहाँ पहुँच सकती हूँ। जीनिया की बात ने नौफल के वजूद को जैसे रेजा रेजा कर दिया था। वो उसे देखता रह गया, बेबस दुखी बनकर। और फिर जीनिया उसे छोड़कर चली गई। नौफल ने एक नज़र अपनी नन्ही अरीबा पर डाली, उसे गोद में उठाया और बोझल कदमों से बाहर निकल गया। वो घर किस तरह पहुँचा ये वही जानता था। कमरे में आकर उसने अरीबा को अजाम के बराबर लिटा दिया और खुद टेरेस पर जाकर फिर से सिगरेट जलाकर बैठ गया। पूरी रात वो टेरेस पर ही गुजारता रहा।
किसी तरह जो खुद को भूल चुका था। फजर के वक्त जब वो अंदर आया तो हुरिया भी बेदार हो चुकी थी। उसकी नज़र अजान के साथ लेटी बच्ची पर पड़ी। ये कौन है? हुरिया ने हैरत से पूछा। ये मेरी बेटी है अरीबा, नौफल बोझल लहजे में बोला और बेड पर लेट गया। एक मिनट, ये तो अपनी माँ के साथ लंदन में नहीं थी, फिर ये यहाँ क्या कर रही है? हुरिया ने सादा से लहजे में सवाल किया। नौफल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाली? मेरी बेटी है वो, जहाँ चाहे रहे और जो चाहे खाए। वो अपने बाप का दिया हुआ खाएगी। अगर तुम्हें उसकी मौजूदगी से तकलीफ है तो बेहतर है कि चुप रहो। नौफल गुस्से से चिल्लाते हुए बोला। हुरिया का चेहरा फाक हो गया था। दिमाग ख़राब हो गया आपका? इस तरह से बात कर रहे हैं आप मुझसे? मुझे क्यों इस बच्ची से तकलीफ़ होगी? मैंने तो सिर्फ एक सवाल किया था, क्योंकि आपकी माँ ने यही बताया था कि बेटी माँ के साथ गई है और बेटा यहीं पर होता है। आपको शर्म आनी चाहिए मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हुए। हुरिया ने भी जवाबन गुस्से से कहा। तुम मेरे सामने ज़ुबान दराज़ी कर रही हो? नौफल यस्तानी के सामने? नौफल ने उसके करीब आते उसके जबड़े को सख्ती से भींचते हुए हुर्रा कर कहा था। हुरिया की आंखें नम हुई थी। उसने नम आंखों से उस संगदिल शख्स को देखा जो अपने जज्बात के आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। वो चुपचाप कुछ कहे बगैर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। फर्श पर पाँव रखते उसने नमाज अदा की और फिर सोफे पर बैठकर कुरान मजीद पढ़ने लगा। इस दौरान वो उसको देखने लगी जो कल रात ही उसका हमसफ़र बना था। नम आंखों को साफ करती वो उठकर रोते हुए अजान की तरफ मुड़ी। अजान के रोने पर अरीबा भी उठकर हैरत से उसे देख रही थी और फिर वो पास आकर अजान के सर पर हाथ फेरने लगी। उसके चेहरे पर खुशी के तासुरात थे। हाय बेबी, मैं हूँ आपकी मम्मा। उसने मुस्कुरा कर हाथ बढ़ाया तो अजान कुछ देर सोचने के बाद उसका हाथ थामकर उसकी तरफ बढ़ा। चलें, अब आप अपना नाम बताओ। वो हल्के से मुस्कुराते हुए बोली। रीबा। अरीबा। वो आहिस्ता से बोली मगर सहमी हुई लग रही थी। वाह, अरीबा का नाम तो बहुत प्यारा है। वो खुश होकर बोली। चलें, अब जल्दी से उठें और फेस वॉश करते हैं, फिर हम बाहर जाकर कुछ खाते पीते हैं। फिर दोनों को वॉशरूम में ले जाकर उसने उनके कपड़े निकाले, चेंज करवाया और अजान को गोद में उठाकर अरीबा की उंगली थामे बाहर आ गई। किचन में आकर उसने मुलाजमा से सारी चीज़ों के मुतालिक पूछा, फिर दूध देकर दोनों को लाउंज में लिटाया। कुछ देर बाद दलिया बनाकर उनके साथ खेलने लगी और अरीबा धीरे धीरे उससे फ्री हो चुकी थी। अलार्म की आवाज़ से नौफल की आंख खुली तो कमरे में कोई भी नहीं था। हड़बड़ा कर उठा। कल रात का सब कुछ याद आया। गहरा सांस भरकर चप्पल पहने बाहर की जानिब बढ़ा। जैसे ही वो सीढ़ियाँ उतरकर लाउंज में आया, आगे का मंजर देख हैरान रह गया। उसके दोनों बच्चे हुरिया के साथ हंस खेल रहे थे और अरीबा को वो इससे पहले इतना खुश नहीं देख चुका था। वो अपनी हैरानी पर काबू पाते उनकी तरफ बढ़ा और अरीबा जैसे ही उसे देखा उसकी गोद में चढ़ गई। वो चुपचाप अरीबा की बातें सुन रहा था और साथ ही सोच भी रहा था। वो चुपचाप अरीबा की बातें सुन रहा था और साथ ही साथ कुछ सोच भी रहा था। शाम को वलीमा था। वो चाहता ही नहीं था कि वलीमा हो, मगर राशिदा बेगम ने उसकी एक ना मानी और धूमधाम से वलीमा रखा गया। वलीमे में एक औरत के मुंह से सुना कि हुरिया की मंगनी टूट चुकी है और वजह उसका कोई ऐब है। वो रात जब घर वापस आया तो कमरे में दाखिल होकर देखा कि हुरिया दुपट्टा साइड पर रखे हुए थी मगर हिजाब पहन रखा था। वो अरीबा के दोनों हाथ थामे उसके किस्से सुन रही थी। एक काम करो, साथ वाला रूम मैं बच्चों का खुलवा रहा हूँ, उसी में बच्चों के साथ रहना। मुझे अपना रूम शेयर करना पसंद नहीं। वो उस पार्ट लहजे में बोला। हुरिया ने गहरा सांस भरा और बोली, फ़िक्र मत करें, मेरा भी आपके साथ रहने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता। मैं भी ये सब कुछ सिर्फ बच्चों के खातिर ही कर रही हूँ। और हाँ, कल से मैं खुद भी बच्चों के साथ रहूँगी। फ़िलहाल कमरा सेट करना है तो आज के दिन हम यहीं रहेंगे। कल बच्चों का रूम उनके मुताबिक सेट करवा कर मैं भी वहीं शिफ्ट हो जाऊँगी। ये सुनकर नौफल के माथे पर बल पड़े। तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, समझती क्या हो तुम खुद को? मैं इतनी बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझ गई? वो गुस्से से बोला। और तुम जो मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे हो, इसे बदतमीज़ी कहते हो? जो तुम करते हो उसका क्या? तुम हर चीज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कहते हो और जब मैं जवाब देती हूँ वो भी आराम से, तो वो भी तुम्हें चुभने लगता है। वो नागवारी से बोली। तुम जो मेरे बच्चों के साथ इस तरह का रवैया रख रही हो ना, वो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। ये सब तुम्हें मेरी तरफ माइल करने के लिए। सही, तुम्हारी फितरत को मैं बखूबी जान चुका हूँ। जितनी नेक तुम नज़र आती हो ना उतनी हो नहीं। ये सब तुम्हारा ढोंग है। मेरे सामने ये ढोंग मत रचाओ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा ऐब है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी एक शादीशुदा 2 बच्चों के बाप से कर दी? कहीं किसी और मर्द से तो ताल्लुक़ नहीं?
اس کی بات پر حوریا کا رنگ فک ہوا، اس کی براؤن آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس نے مڑ کر اریبہ کی طرف دیکھا اور پھر ہلکا سا مسکراتے اس کی طرف مڑی۔ میں آپ کی اس بات کا بہت اچھے سے جواب دے سکتی تھی، مگر جب ماں باپ کی لڑائیاں ہوں نا تو بچوں پر سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے، اور اریبہ پہلے ہی بہت سہمی ہوئی بچی ہے۔ وہ تلخ لہجے میں بولی اور واپس پلٹنے لگی۔ سیدھی بات کرو کہ میں نے جو کہا ہے وہ سچ اور کڑوی بات ہے۔ تم جیسی لڑکیاں کبھی گھر میں بس ہی نہیں سکتی جن کے اندر عیب ہوں، اور شاید یہی وجہ ہوگی کہ تمہارے باپ نے تمہاری شادی 2 بچوں کے باپ سے کر دی۔ ایک بات میری دھیان سے سن لینا، اگر تمہارے کسی افیئر یا کسی اور کرتوت کا مجھے پتہ چلا نا، جان سے مار ڈالوں گا میں تمہیں۔ وہ سرد لہجے میں بولا اور وارڈروب کی جانب بڑھا۔ سب آپ کی پہلی بیوی کی طرح بد کردار اور بد فطرت نہیں ہوتی ہیں مسٹر نوفل، حوریا چیخی تھی۔ آپ کی بیوی جیسی عورتیں کسی ایک مرد پر نہیں ٹکتیں۔ اس کے یہ الفاظ سن نوفل کا چہرہ سرخ ہوا اور غصے سے آگے بڑھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟ تم جانتی نہیں ہو کہ وہ میرے لیے ہے کیا؟ میں اس کے متعلق ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی طرف آتے ہوئے بولا، اس کے جبڑے کو دبوچ کے دھاڑا، اور اریبہ سہم کر ایک سائڈ پر کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ حوریا کو دھکا دے کر پیچھے کرتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس قدر ذلت پر حوریا کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ وہ بچوں کو لے کر دوسرے کمرے میں آ گئی۔ آنے والے دنوں میں وہ پوری کوشش کرتی رہی کہ وہ نوفل کے سامنے ہی نہ جائے، اور تھوڑی دیر کے لیے وہ بچوں کے پاس آ کر بیٹھتا، پھر واپس اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ اس کی تو اپنی کوئی الگ دنیا تھی، نہ اسے اپنی پرواہ تھی نہ بچوں کی۔ اس عورت کی بے وفائی کے باوجود اس سے محبت کا دعوے دار تھا۔ نہ جانے کس طرح کا مرد تھا وہ، جو ایسی عورت سے نفرت کی بجائے خود کو اس کے پیچھے خوار کر رہا تھا۔ ایک دن وہ دفتر میں بیٹھا اپنا کام نپٹا رہا تھا جب ایک خاکی لفافہ ملا۔ اس نے پیپر کھول کر دیکھے تو اس میں خلا کے کاغذات تھے جو زینیا کی طرف آئے تھے۔ وہ پاگل ہو گیا تھا جیسے۔ اس نے اپنا سب کام چھوڑا اور یوں ہی آفس سے نکل کر ایک کلب میں جا پہنچا۔ وہاں اس نے پہلی بار شراب پی تاکہ زینیا کو بھلا سکے۔ اس کا ایک دوست اسے تلاش کرتا وہاں تک پہنچا اور اپنے فلیٹ پر لے گیا۔ صبح نشہ اترا تو اپنی کنپٹیاں مسلتا اٹھا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے موبائل کو دیکھا۔ حوریا کی کئی کالز آئی تھی، مگر اس نے انہیں اگنور کیا اور دوبارہ لیٹ گیا۔ پورا دن سوگ منانے کے بعد جب وہ گھر واپس آیا تو راشدہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ اس نے سلام کیا اور پاس آیا تو وہ غصے سے رخ پھیر گئے۔ چپ چاپ بیٹھا ہی تھا کہ حوریا اندر داخل ہوئی۔ اذان کو گود میں اٹھا رکھا تھا اور وہ نڈھال سا لگ رہا تھا۔ کیا ہوا اسے؟ نوفل نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ بچی پوری رات تمہارے بیٹے کو لے کر ہاسپٹل میں رہی، اتنا تیز بخار تھا، پوری رات وہ اکیلی ہسپتال میں رہی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ رات سے وہ تمہیں فون کر رہی ہے مگر تم تو نشے میں دھت پڑے تھے، مجھے خیام نے بتایا۔ راشدہ بیگم بولی، بخار تھا، ہاسپٹل لے کر گئی۔ اور بخار کیسے آیا؟ وہ غصے سے بولا، اسی جاہل عورت کی لاپرواہی سے آیا ہوگا نا۔ میرے بچے کو بخار، دو میرے بچے کو ادھر۔ اگر تمہیں بچوں کا خیال نہیں تھا تو یہ شادی ہی نہ کرتی۔ حوریا نم آنکھوں سے اسے دیکھتی چپ چاپ صوفے پر بیٹھ رہی۔ شرم کر لو کچھ، بے غیرت۔ کیا اریبہ کبھی بھی بیمار نہیں ہوئی تھی؟ اسے بخار نہیں ہوتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ زینیا بھی قصوروار تھی، لیکن آج تک تم نے اسے قصوروار تو نہیں ٹھہرایا۔ اور آج اذان کو ویکسینیشن ڈوز لگی تھی جس کی وجہ سے اسے بخار ہو گیا، جو سیرپ سے بھی نہیں اتر رہا تھا۔ وہ بچی کل صبح سے تمہارے پیچھے ہلکان ہو رہی ہے اور رات بھر پھر ہسپتال میں رہی۔ رات سے کتنی بار تمہیں کالز کر چکی ہے اور تم ہو کہ کال ریسیو ہی نہیں کر رہے، کیونکہ میرا بیٹا ایک بد کردار عورت کے غم منا رہا تھا، ایک با کردار عورت کو چھوڑ کر شراب کے نشے میں دھت پڑا تھا۔ راشدہ بیگم بولتی چلی گئیں، پلیز موم، آپ زینیا کو بیچ میں مت لائیں۔ وہ نگاہیں چرا کر بولا، بے غیرت، بے شرم، مجھ سے اس طرح بات کرتے تجھے حیا تک نہیں آتی؟ میں اسے بیچ میں اس لیے لا رہی ہوں کہ تم روز اسے بیچ میں لاتے ہو۔ اسے مہربانی کر کے ہمارے بیچ سے نکال دو تاکہ تم بھی سکون سے جی سکو اور باقی سب بھی۔ راشدہ بیگم تو آج واقعی غصے میں تھی، وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ حوریا، بچے جاؤ، جا کر آرام کرو اور اذان کو اسے دو، یہ خود سنبھالے اپنے بچے کو۔ تمہیں کیا ضرورت ہے اس کے بچوں کے لیے خود کو ہلکان کرنے کی؟ راشدہ بیگم نے کہا، آپ کو کیا لگتا ہے میں اپنے بچوں کو نہیں سنبھال سکتا؟ سنبھال سکتا ہوں، اور اس سے بہت بہتر سنبھال سکتا ہوں۔ یہ اس کی تیسری ڈوز تھی، مگر میں نے پہلے 2 ڈوزز میں اسے سنبھالا تھا۔ جب اس کو بخار ہوتا تھا تو میں اس کا اتنے دھیان رکھتا تھا کہ بخار چند گھنٹوں میں اتر جاتا تھا، مگر اس نے تو دھیان ہی نہیں رکھا ہوگا نا، اولاد نہیں ہے نا۔ یہی اگر اس کی اپنی اولاد ہوتی تو خیال کرتی۔ وہ کڑوے لہجے میں بولتا چلا گیا۔
हुरिया एक झटके से उठी और अजान को उसे थमाते तेज़ी से कमरे की जानिब बढ़ गई। दिल ही दिल में खोलता हुआ अजान को उठाए वो अपने कमरे की जानिब चल पड़ा। उसने अजान को कमरे में आकर बेड पर लेटाया और बहलाने लगा, मगर वो मुसलसल रोए जा रहा था। फिर उसे उठाकर कंधे से लगाए इधर उधर चक्कर काटने लगा। कुछ देर में वो उसके कंधे से लगे सो गया। उसने एहतियात से उसे बेड पर लिटाया और कपड़े चेंज करने चला गया। चेंज करके अभी वो वापस आया और ऑफिस का काम घर से ही करने लगा। वो अभी मीटिंग अटेंड कर रहा था कि अजान उठ गया। उसने ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। वो जल्दी से उठा और उसके पास गया। उसे कंधे से लगाते अपने मैनेजर को सब समझाने लगा, मगर उसका पूरा ध्यान मीटिंग की तरफ जा ही नहीं रहा था, क्योंकि अजान मुसलसल रोए चला जा रहा था। वो उसे बहलाते हुए इधर से उधर के चक्कर काट रहा था। मीटिंग को उसने बीच में ही छोड़ दिया और फिर अजान को लिए बाहर आया। वो उसे खिलाने के लिए कुछ सोच ही रहा था कि हुरिया अंदर दाखिल हुई। अजान अपने बाजू ऊपर करके उसकी तरफ लपकने लगा, मगर हुरिया ने उसे इग्नोर किया और तेज़ी से फ्रिज की जानिब बढ़ गई, जहाँ से नूडल्स निकालकर बाहर जाकर राशिदा बेगम के पास सोफे पर बैठकर इत्मीनान से खाने लगी। अजान ने अपना मुंह खोलकर ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। वो सख्त झुंझलाकर उसे केला खिलाने लगा, मगर वो मुसलसल रो रहा था। उसे वहीं छोड़कर झुंझलाकर वो लाउंज में आया तो राशिदा बेगम और हुरिया की बातें सुनकर रुक गया। मम्मी जी, जाकर मुझे बच्चे को देखने दीजिए, वो देखिए ना कितना रो रहा है। हुरिया बेचैनी भरे लहजे में बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, फिर से तुम्हें सुनाएगा। तुम्हारी भी कोई इज्जत नफ्स है या नहीं हुरिया? मैं मानती हूँ कि तुम्हें बच्चों से बहुत प्यार है, लेकिन अपनी इज्जत नफ्स को दांव पर मत लगाओ। ये यूं ही रोमता रहेगा, फिर तुम्हें अपनी इज्जत खुद करवाना सीखनी होगी। मैं ये नहीं कह रही कि ये तुम्हारे बच्चे नहीं, बल्कि मैं तो हर उस औरत को मशवरा दूंगी जिसका शोहर इस तरह का हो कि वो अपनी सगी औलाद को भी छोड़कर चली जाए। 2-3 दिन के लिए कहीं और चली जाओ। मेरा मशवरा है कि 2-3 दिन तुम अपने मैके जाकर रह लो, ये सब कुछ संभालता रहे। छोड़ दो सब कुछ इस पर, खुद ही 14 तबक रोशन हो जाएंगे इसके जब दोनों बच्चों को संभालेगा। राशिदा बेगम की बात पर वो गुस्से में पास आया। कैसी माँ हैं आप? आपका बेटा इस कदर परेशान है और अपनी बहू को उल्टे सीधे मशवरे दे रही हैं। मेरी माँ हैं आप या इसकी माँ हैं? वो सख्त झुंझुलाहट में बोला तो राशिदा बेगम ने उसे जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा, बल्कि वो अपनी तस्बीह के दाने गिराते उसे ऐसे इग्नोर कर रही थी जैसे वो उनसे नहीं किसी और से बात कर रहा। वो पैर पटकता वापस पलटा, अजान को वहाँ से उठाया और अंदर ले आया। फिर उसे केला खिलाने के बाद कुछ देर तक कंधे से लगाए इधर उधर टहलते उसे सुलाने की कोशिश करने लगा। अजान चुप हो गया था, मगर जैसे ही वो उसे लिटाने के लिए बेड की तरफ बढ़ा वो फिर से रोना शुरू हो गया। वो लब भींचकर उसे देखने लगा। उसी वक्त हुरिया अंदर दाखिल हुई तो वो हुरिया की तरफ देख उसकी तरफ लपकने लगा। उसने जल्दी से उसे अपने सीने से लगाया तो वो फ़ौरन चुप हो गया और वो उसे लेकर बाहर निकल गई। कुछ देर के बाद जब वो उसे देखने के लिए कमरे में आया, हुरिया उन दोनों के साथ खेल रही थी और कितने सारे खिलौने और टेडी बियर बिखरे थे। वो एक्शन के साथ एक पोइम गा रही थी, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, और उसके एक्शंस को अरीबा कॉपी करते हंस हंस के लोट-पोट हो रही थी, जबकि अजान बिल्कुल कारियाँ मारकर हंस रहा था। हुरिया की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी वो चुप होकर बेड पर बैठ गई। मम्मा फिर से, अरीबा ने कहा तो उसके मम्मा कहने पर वो चौंक गया। अरीबा बेटे, ये आपकी मम्मा नहीं है और आइंदा इन्हें मम्मा नहीं आंटी बोलोगी। आपको पता है ना आपकी मम्मा ज़रूरी काम के लिए गई हैं, जिनकी मम्मा नहीं होती वो मम्मा बोलते हैं, और आपकी तो मम्मा है ना, वो बोला। अरीबा कंफ्यूज सी उन्हें देखने लगी और हुरिया साकित खड़ी थी। फिर से वो बच्चों के साथ खेलने लगा, मगर हुरिया बोझल दिल से एक साइड पर बैठ गई। उसके अल्फाज ने हुरिया के दिल के हज़ारों टुकड़े कर दिए थे। कुछ देर बच्चों के साथ खेलने के बाद वो उठकर बाहर चला गया। हुरिया उन्हें सुलाने के बाद खिड़की में आकर खोए खोए अंदाज में आसमान को देखने लगी। या अल्लाह पाक, मैं तेरी रज़ा पर हमेशा राज़ी हूँ। मैं जानती हूँ कि तू अपने बंदों को जब आजमाता है तो तेरा कोई ना कोई मकसद होता है। मैं जानती हूँ ये मेरी आजमाइश है। या अल्लाह पाक, तू भी जानता है ना तेरी ये बंदी नन्हे से बच्चों से किस कदर मोहब्बत करती है, मगर मुझे पता है तू सबसे प्यारी चीज़ छीन कर ही आजमाता है। वो दिल ही दिल में अल्लाह से मुखातिब थी। फिर कुछ देर के बाद आकर सोने के लिए लेट गई। अगले दिन शाम को वो लाउंज में बैठी थी, अरीबा को कलमा सिखा रही थी। वो थका मंदा सा घर दाखिल हुआ। उसकी आंखें सुर्ख अंगारा बनी हुई थी। माथा मसलते वो सोफे पर बैठ गया। क्या हुआ है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कुछ देर बाद राशिदा बेगम वहाँ आई तो उन्हें यूं बैठे देख उन्होंने पूछा, सुबह से बुखार सा लग रहा है, सर में बहुत दर्द है, प्लीज़ एक कप स्ट्रॉन्ग सी चाय बनाकर कमरे में भेज दीजिएगा। मैं कुछ देर आराम करूँगा, फिर मुझे ऑफिस का कुछ काम करना है, काफ़ी दिनों से काम पेंडिंग हो गया है।
वो बोला और उठकर कमरे की जानिब बढ़ गया। राशिदा बेगम ने उसके जाने के बाद हुरिया से कहा कि वो उसके लिए चाय बनाकर कमरे में ले जाए और थोड़ा उसका ख्याल भी रखे, शायद इस तरह वो उसकी तरफ माइल हो जाए। हुरिया का दिल तो नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि वो शख्स किस कदर अपनी पहली बीवी से मोहब्बत करता है, और उसके इश्क ने तो उसे बिल्कुल ही अंधा कर दिया था कि उसकी तमाम गलतियों के बावजूद वो अब तक उसे चाहता था। चाय बनाकर जब वो उसके कमरे में आई तो सोफे की पुश से टेक लगाए आंखें मूंदे पड़ा था वो। हुरिया ने पास जाकर उसे पुकारा, चाय उसकी तरफ बढ़ाई। उसने आंखें खोलकर उसे देखा। उसकी आंखों की सुर्खी देख हुरिया को खौफ महसूस हुआ। निगाहें चुराते चाय थमाकर वो वापस मुड़ने लगी तो नौफल ने बेख्तियार उसे पुकारा। वो मुड़कर सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी। नौफल अपनी निगाहों से कंफ्यूज होकर सोचने लगा कि उसे क्या बात करनी थी उससे कि जो उसे रोक दिया। फिर उसने अपने बच्चों के बारे में पूछा। हुरिया ने उसे बताया और वहाँ से पलट गई। नौफल चाय पीकर मुस्तरिब सा लेट गया। फिर रात को उसकी आंख खुली तो उसे शदीद भूख का एहसास हुआ, मगर वो महसूस कर रहा था कि उसके जिस्म से जैसे आग निकल रही हो। पूरा जिस्म टूट रहा था। प्यास की शिद्दत से हलक में कांटे चुभने लगे। बेबसी के एहसास से वो अपना सर तकिए पर पटकने लगा। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पास कोई आन खड़ा हुआ। नौफल, आप ठीक हैं? हुरिया ने उसके करीब झुकते हुए पूछा। पानी, वो बमुश्किल बोला। हुरिया ने जल्दी से साइड टेबल पर पड़े जग से पानी डाला और उसे सहारा देकर बिठाते पानी उसके लबों से लगाया। वो आहिस्ता आहिस्ता पानी पीने लगा, मगर पानी भी उसके हलक में अटक रहा था। फिर वो ग्लास हटाता बेड से उतरने लगा। क्या हुआ, आपको कहीं जाना है? हुरिया ने पूछा तो वो बगैर जवाब दिए उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ता चला गया। एकदम से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। वो लड़खड़ाया और गिरने ही वाला था कि हुरिया ने फौरन उसकी कमर में हाथ डालकर उसे सहारा दिया। आपकी तबीयत ठीक नहीं है नौफल, प्लीज़ आप आराम कीजिए। वो बोली। नहीं, मुझे पता है ये गर्मी का बुखार है, ऐसे नहीं उतरेगा। मैं हमेशा शावर लेता हूँ, उससे फ़र्क पड़ता है। वो उसका बाजू हटाते बमुश्किल चलता वॉशरूम में आया। हुरिया भी उसके पीछे थी। हुरिया ने उसे वहाँ खड़ा करके शावर ऑन किया और मुड़ने ही लगी कि अचानक उसका पाँव फिसला और वो नौफल के सीने से टकरा गई। वो इतने करीब थी कि नौफल के लब उसके माथे को छू रहे थे। हुरिया अपनी मुंतशिर धड़कनों को काबू करती तेज़ी से पीछे हटने लगी कि नौफल ने उसकी कमर में हाथ डालते उसे अपने करीब किया और उस पर शिद्दतें बरसाने लगा। हुरिया उसकी शर्ट को मुट्ठी में जकड़े कांप रही थी। फिर उसे घुमाकर उसने उसकी पीठ को अपने पेट से लगाया और उसे अपनी बाहों में लेकर आंखें मूंद गया। कुछ लम्हों बाद जब होश बहाल हुआ तो उसे छोड़कर पीछे हट गया। वो तेज़ी से बाहर निकली और फिर अपने सामान के बारे में सोचने लगी। बच्चों के कमरे में पड़ी नाइटी जो राशिदा बेगम ने उनकी शादी की रात रखी थी, पहनकर बाल खुश्क करने लगी। रात भर उसे अपनी मोहब्बत की बरसात में वो भिगोता रहा और फिर सो गया। हुरिया ने उठकर अपने बाल समेटे और वॉशरूम में आकर चेहरा शीशे में देखा। एक शर्मगी सी मुस्कुराहट ने उसके लबों पर अहाता किया। फिर वो फ्रेश होकर बाहर निकली तो नौफल गहरी नींद में था। उसने पास जाकर नौफल का माथा छू कर देखा। अब वो नॉर्मल लग रहा था, बुखार उतर चुका था। उसके छूने पर नौफल ने आंखें खोली और फिर से उसे पीछे हटाते हुए उठकर बैठ गया। तुम क्यों आई थी मेरे पास रात को? वो गुस्से से बोला तो हुरिया का चेहरा मुरझा सा गया। मतलब रात को बुखार की शिद्दत में उसे हक जता रहा था। तुम्हें नहीं आना चाहिए था मेरे पास, तुम भी बच्चे पैदा करके मेरे पास फेंक कर चली जाओगी। वो हलक के बल धाड़ कर बोला तो हुरिया ने कुर्ब से आंखें मींच ली। ये तुमने जानबूझकर किया है ना, लेकिन एक बात याद रखना, इस मामले को इतना भी सीरियस मत लेना, क्योंकि अगर तुम माँ बनने वाली हो तो ये बच्चा मैं मरवा दूंगा, समझी तुम? वो उसके जबड़े भींच कर बोला। हुरिया की आंखें छलक उठी। बस बहुत हो गया, क्या समझते हैं आप मुझे? क्या आपने मुझे पत्थर समझ लिया है कि जिसे दर्द नहीं होता? मैं रात आपकी तीमारदारी के लिए आई थी कि आप तकलीफ़ में होंगे, मगर कुछ लोग बहुत ही एहसान फरामोश होते हैं, वो सिर्फ दुख देना जानते हैं। मगर फ़िक्र मत कीजिए मिस्टर नौफल यज़दानी, आपके नसीब में मुझसे औलाद पैदा करना लिखा ही नहीं। वो बेदर्द होकर आंसू साफ करते कमरे से बाहर निकलती चली गई। वो सर झटक कर उठकर फ्रेश होने चला गया। जब बाहर आया तो राशिदा बेगम लाउंज में बैठी थी। अरे बेटा, बात सुनो, आज हुरिया के मॉम डैड की सालगिरह है तो उन्होंने घर में पार्टी रखी है, तुम दोनों को इनवाइट किया है, तो जल्दी आ जाना। हुरिया को लेकर उसके मैके चले जाना, राशिदा बेगम ने कहा तो वो सरस बात में हिलाता हुआ निकल गया। शाम को जब वो घर पहुंचा तो बच्चे रेडी बैठे थे। हुरिया वाइट और गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी की मैक्सी में बहुत हसीन लग रही थी।
उसने गोल्डन कलर का हिजाब भी ले रखा था। वो मबहूत सा उसे देखता रहा। जब वो वहाँ पहुँची तो सब घर वाले नौफल से अच्छे तरीके से मिले और उसके बच्चों पर वारी सदके जा रहे थे। एक टेबल पर आकर वो बैठ गया। बाकी सब भी वहीं बैठ गए थे। अरीबा तो इतनी खुश थी मगर आज़ाम कुछ सहमा हुआ सा था। ज़ोर से हुरिया के गले लगा था। आंटी चलो हम भी शूट करवाएं। अरीबा ने कहा, अरे बेटा आंटी क्यों बोल रही हो, मम्मा बोलो ना, हुरिया की वालदा ने कहा। तो नौफल के माथे पर अनगिनत बल पड़ गए। नहीं अम्मी, वो दरअसल अभी से आदत नहीं है ना, तो इसलिए ऐसा बोल दिया। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। आपको पता है ना कि बच्चों की नेचर कैसी होती है, तो एकदम से अगर इसे हम इस तरह कहेंगे तो इसे बुरा लगेगा। हुरिया जल्दी से बोली, अरे अरीबा तुम्हें कुछ पता चला? वो आदिल का बच्चा होने वाला था मगर उसकी बीवी सीढ़ियों से गिर गई। सलमा तो 2 दिन पहले ही मिठाई लेकर आई थी हमारी तरफ। बड़ा हंस हंस कर बता रही थी कि मेरे आदिल ने बाप बन जाना। अल्लाह पाक ने देखो कैसा सबक सिखाया उनको। वैसे तो ऐसी बातों पर खुश नहीं होते, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई। और पता है डॉक्टर ने तो ये तक कहा कि दूसरी बार की कोई उम्मीद ना रखें। हुरिया की भाभी ने कहा तो नौफल ने नागवारी से उन्हें देखा जो किसी के बच्चे के खो जाने पर खुश हो रहे थे। अरे रहने दो रूमी बेटे, ऐसे लोगों का क्या, उसको तलाक देकर और शादी करवा देंगे। मैं तो दिल से दुआ कर रही थी कि आदिल के साथ कुछ ऐसा हो कि कभी बाप ही ना बन सके। हुरिया की बहन ने कहा। नौफल उनकी बातों पर पहलू बदल कर रह गया था। बस करें आपा, अल्लाह ना करे ऐसा हो। इकलौते बेटे हैं वो सलमा खाला के, अल्लाह पाक उन्हें साहिब औलाद करे। हुरिया जल्दी से बोली, तो फिर भी उन्हीं के लिए दुआ कर रही है। तुझे पता है ना क्या सलूक किया था उन सब ने तुम्हारे साथ? जब तुम्हारे बारे में पता चला था कि तुम माँ नहीं बन सकती, अब फ़ौरन रिश्ता तोड़ दिया ना। वो मोहब्बत का दावेदार आदिल एक इम्तहान में कामयाब ना हो सका। माँ ने कहा कि बेटे हमारा ख़ानदान कैसे चलेगा। हुरिया की बहन की बात पर उसने चौंक कर बेयकीनी से हुरिया को देखा और ज़ोर से लब भींच लिए। छोड़िए ना आपी, क्या हो गया आपको? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी प्लीज़। मुझे ये बच्चे मिल चुके हैं, मेरी ममता को करार आ चुका है और मैंने ना कभी इस बात का बुरा मनाया है और ना ही मुझे इस बात में कोई हर्ज नज़र आ रहा है। वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। वो पुरसकून लहजे में बोली तो सबकी चुप हो गई मगर नौफल बहुत बेचैन था। उसे अपनी सुबह की बात याद आई तो उसे दिल में खुद को मलामत करने लगा। फिर जब पार्टी से वापस आए तो कपड़े चेंज करने के बाद वो बच्चों के कमरे में आया। वो बच्चों को सुला रही थी। अरीबा उसे देखते खुश हुई। वो दूसरी साइड पर आकर अरीबा को सुलाने लगा और जैसे ही बच्चे सो गए उठकर वो अपना हिजाब खोलने लगी। उसके पीछे वो आ खड़ा हुआ और मिरर में उसे देखा जो निगाहें उठाकर उसे नहीं देख रही थी। आई एम सॉरी, मैंने जो भी कहा वो अनजाने में कहा। मुझे नहीं मालूम था कि तुम माँ नहीं बन सकती। आई एम सो सॉरी, वो बोला तो तल्ख मुस्कुराहट से देखते वो मुड़कर उसे देखने लगी। आप अपनी सॉरी अपने पास ही रखें, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं। और हाँ, अगर मैं माँ बन सकती होती ना तो तब भी आपको ये बात कहने का हक नहीं पहुँचता था। मैं आपके पास कल रात नहीं आई थी। मैंने नहीं कहा था आपसे कि मुझे उठाकर बेड पर ले जाकर अपने हक जताएं मुझ पर। मैं तो इंसानियत के नाते आपकी तीमारदारी करने आई थी मगर अफसोस कुछ लोग इस काबिल होते ही नहीं हैं कि उनके साथ भलाई की जाए। मुझे अब इन चीज़ों का दुख नहीं होता। पता है आप सब मर्द एक जैसे होते हैं, कभी भी जज्बात का ख्याल नहीं रखते सामने वाले का। जैसे आदिल था जो मुझसे मोहब्बत का दावा करता था मगर जब एक्सीडेंट में मैंने अपनी माँ बनने की सलाहियत खोई तो उसकी सारी मोहब्बतें ख़त्म हो गई मुझसे। और एक आप हैं उसी की तरह जो अपनी साबका बीवी की मोहब्बत में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि उसके ऐब जानने के बावजूद उससे नफ़रत नहीं कर पाते, बल्कि जो आपके साथ वफ़ा नहीं कर पाई उससे नफ़रत करते हैं, बल्कि जो आपके साथ वफ़ा नहीं कर पाई उससे मोहब्बत करते हैं, और जो वफ़ा कर रहा है उससे नफ़रत। समझ नहीं आती क्या कहूँ, क्योंकि आप मर्दों की नेचर ही समझ नहीं पा रही मैं। लेकिन अब बस बहुत हुआ। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपके सॉरी करने पर मैं दोबारा आपके पहलू में आकर बैठ जाऊंगी तो ये आपकी खाम ख्याली है। मेरी भी कोई इज़्ज़त नफ्स है। मैं क्यों अपनी इज़्ज़त नफ्स को बार बार मजरू करवाऊँ आपसे। मैं यहाँ इन बच्चों की वजह से हूँ और ये बच्चे मेरे लिए बहुत अहम हैं क्योंकि ये मेरे लिए मेरे जीने का सहारा बन चुके हैं। ये बच्चे भी मेरी तरह आपकी बेतनाई के डसे हुए हैं। वो तल्ख लहजे में बोलती चली गई थी।
अब तुम कुछ ज़्यादा बोल रही हो। मैंने कब बच्चों के साथ इस तरह का रवैया रखा है? सही से तो रहता हूँ अपने बच्चों के साथ। तुम्हें लगता है कि मैं अपने बच्चों से प्यार नहीं करता? वो गुस्से से बोला। मैं यही कह रही हूँ कि आप अपने बच्चों से बिल्कुल प्यार नहीं करते। अगर आपको अपने बच्चों से प्यार होता तो अपने आप को, अपने गम को भूलकर इनकी खुशियों के लिए खुश रहते, इन्हें खुश रखने का सोचते जो आपके लिए जीते हैं। मगर आपने तो अपने आप को एक ऐसी औरत के लिए फंसाया हुआ है जो किसी और मर्द के साथ घूम फिर रही है। कैसे मर्द हैं आप? जहाँ एक औरत बर्दाश्त नहीं करती कि उसका मर्द किसी दूसरी औरत के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखे, वहाँ आप ये कैसे बर्दाश्त करते हैं कि वो किसी गैर मर्द के साथ फिर रही है? फिर भी आप उसका नाम अपने आप से जुदा नहीं करना चाहते। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हर चीज़ को वाज़े तौर पर बयान किया कि अगर औरतें खुल्लम खुल्ला बेहयाई की तरफ आ जाएं तो उनके साथ कैसा सलूक करना चाहिए। आपकी बीवी बेहयाई के झंडे लहरा रही है और आप आज भी उससे मोहब्बत के दावेदार हैं। वो बोलती चली गई। बस बहुत बोल चुकी हो तुम। तुम्हें क्या लगता है उसको इस तरह किसी और मर्द के साथ देख मैं सकून में हूँ? नहीं, मैं किस कदर बेसकून हूँ तुम इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। उसे तलाक देने के बाद किसी और मर्द के साथ देखना उसे मेरी बर्दाश्त से बाहर होगा। वो तल्ख लहजे में बोला। जानती हूँ, और ये हल्की सी कसक हमेशा बाकी रहती है हर किसी के दिल में, मगर इसकी वजह से आप अपनी बाकी की खुशियों को दांव पर नहीं लगा सकते। मैं भी आदिल को पसंद करने लगी थी। दुख था उनके छोड़ने का, मगर मैंने उसकी सज़ा अपनों को नहीं दी, बल्कि ये कहा कि मेरे लिए ऐसा रिश्ता ढूंढे जो कि शादीशुदा बच्चों का बाप हो, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को ठहरा हुआ महसूस ही ना करूं। ये बच्चे ज़िंदगी जीने की वजह है। वो बोलती जा रही थी, मगर उसका जहन आदिल को पसंद करने वाली बात पर ही अटक चुका था। तुम आदिल को पसंद करती थी? उसने पूछा तो हुरिया ने बेयकीनी भरे अंदाज में उसे देखा। मैंने इतनी लंबी बात की, मगर उसमें से आपने क्या बात पकड़ी कि मैं आदिल को पसंद करती थी? हद होती है किसी चीज़ की। मुझे आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना। भाड़ में जाएं आप। वो गुस्से से बोलती उसे पीछे हटाती उसकी साइड से होकर गुजरने लगी तो उसने एक झटके से उसका बाजू थाम कर अपने सामने कर लिया। मैंने जो पूछा है ना, उस बात का जवाब दो। तुम आदिल को पसंद करती थी? वो लब भींच कर बोला। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं पसंद करती थी या नहीं? आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरी ज़िंदगी में कोई भी माजी में रहा हो, लेकिन इस वक्त मेरे हमसफ़र आप हैं और मैं आपके साथ किसी भी किस्म की बेवफाई नहीं कर रही। तो फिर आप मुझसे इस तरह का सवाल करने वाले कौन होते हैं? अगर तो मैंने आपके रिश्ते में होते हुए बेवफाई की है ना, तब सवाल पूछिए। मेरा माजी पीछे रह चुका, उसके बारे में मुझसे कुछ मत पूछिएगा। उसके बारे में मुझे मत पूछें। वो अपना बाजू छुड़वाते नागवारी भरे लहजे में बोली। मतलब मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी में दूसरे नंबर पर हूँ, जैसे जीनिया के लिए था। वो कुर्ब से बोला। अच्छा, यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी, मुझे अपनी पहली बीवी से मिलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं उसके जैसी बिल्कुल नहीं हूँ, और पसंद इंसान की कोई भी हो सकती है। वो मेरा मंगेतर रहा था 5 साल, हमारी मंगनी रही थी 5 साल तक, और हमारी हल्की फुल्की आते जाते बात भी होती जैसे कज़न्स में होती है। और इस दौरान अगर मुझे उसकी कोई आदतें अच्छी लगी तो मैंने पसंद कर लिया, तो इसमें कोई गलत बात तो ना हुई। मगर जब उसने मुझे छोड़ दिया तो मैंने भी उसे अपने दिल से निकाल दिया था। मैं किसी को अपने दिल के साथ खेलने की बिल्कुल इजाज़त नहीं देती। वो तल्ख लहजे में बोली तो वो लब भींच कर रह गया। फिर वो सर झटक कर कमरे से बाहर निकल गया, मगर वो बेइख्तियार उसी के मुतालिक सोच रहा था। रात भर उसे एक पल के लिए चैन नहीं आया। अगले दिन वो ऑफिस में भी यूं ही मुस्तरिब रहा था, और शाम को जब वो घर आया तो राशिदा बेगम मुलाजमा के साथ बच्चों को लेकर बैठी थी। सलाम करता वो उनके पास बैठा तो राशिदा बेगम ने मुलाजमा को पानी लाने के लिए कहा, मगर उसकी निगाहें तो उस दुश्मन जान को तलाश कर रही थीं जो उसके दिलो दिमाग पर दौड़ के चढ़ आई थी। अम्मी, हुरिया कहाँ है? जब वो उसे काफ़ी देर तक नज़र नहीं आई तो उसने बिलाखिर सवाल कर ही दिया। उसकी वालदा की तबीयत ख़राब थी तो उन्हें अस्पताल लेकर गए थे। वो अभी वहीं पर गई हुई है। अभी कुछ देर पहले उसका फ़ोन आया था। अब उसकी वालदा की तबीयत बेहतर है। मैंने फिर भी कहा कि अभी वहीं पर ठहरे। पता नहीं वहाँ जाकर भी उसे सुकून नहीं है। सुबह से पता नहीं कितने फ़ोन करके बच्चों का पता कर चुकी है। सच, मैं तो खुश हो जाती हूँ जब वो बच्चों का इतना ख्याल रखती है। मुझे अपने फ़ैसले पर फ़ख्र महसूस होता है। इसीलिए तो मैंने उसे तुम्हारे लिए चुना था, क्योंकि मैं जानती थी कि वो जिस महरूमी से गुज़र रही है, उस महरूमी की वजह से वो बच्चों से बहुत मोहब्बत करेगी। राशिदा बेगम बोली। आप ये बात जानती थी कि वो माँ नहीं बन सकती? वो लब भींच कर बोला। हाँ, मैं जानती थी। तुम्हें नहीं मालूम था? राशिदा बेगम ने चौंक कर पूछा। मैं नहीं नहीं जानता था। उस दिन पार्टी पर पता चला। आप कम अज़ कम मुझे ये बात तो बता देती।
आप जानती हैं मैंने उसे शिद्दत से हर्ट किया था। वो लब कुचलते बोला, हाय रब्बा, मुझे लगा था कि वो बच्ची खुद ब खुद तुम्हें बता देगी, और तुमने किस बात पर उसे अब तकलीफ दी है। कितना दिल दुखा होगा उस बच्ची का। पहले उसका रिश्ता टूटा, 5 साल तक उसका रिश्ता रहा था, मगर सगी खाला ने तोड़ दिया, लेकिन बच्ची ने ज़रा माइंड नहीं किया। मैं बुशरा की बात कर रही हूँ, उसकी सगी खाला है। वो शादी पर गए थे ना हम वहाँ, तभी वो उस लड़के की शादी थी जिससे हुरिया की शादी होने वाली थी। जब मुझे फरहत ने बताया तो मैं उस लड़की की हिम्मत पर दाद देकर आई थी। वो शादी पर आई हुई थी, अपनी पूरी फैमिली को लेकर आई थी, ये कहकर कि हमें कहाँ रहना है कहाँ नहीं। तब मुझे एहसास हुआ कि ये बच्ची एक हीरा है। तुम जैसे लोग इतनी हिम्मत वाले नहीं होते। हम जैसे लोग इतनी हिम्मत वाले नहीं होते। इसीलिए कहती हूँ कि उस बच्ची की कदर करो। मैंने उसे चुना भी इसलिए है कि वो एहसास करने वाली है। महरूमी का शिकार है वो बच्ची, और इसी महरूमी के चलते इन बच्चों पर अपनी ममता निछावर कर देगी, क्योंकि उसको बच्चों से वैसे ही बहुत लगाव है। राशिदा बेगम बोलती जा रही थी, और जो वो किसी और मर्द को पसंद करती थी, अभी तक आपने एक ऐसी औरत को मेरी ज़िंदगी में ला खड़ा कर दिया जो अपने दिल में किसी और को बसाई हुई थी। वो तल्ख लहजे में बोला, तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है? उसने अगर कभी किसी मर्द को पसंद किया हुआ था तो इससे तुम्हें क्यों तकलीफ़ हो रही है? क्या तुम्हारे दिल में नहीं थी कोई और औरत? बल्कि अभी तक है। तुम तो शादी के बाद भी उसी औरत के मोहब्बत के गुन गा रहे हो जो तुम्हारी नफ़रत के लायक भी नहीं है। अगर तो वो शादी के बाद किसी और मर्द के साथ राब्ते में है तो तुम ये बात करते हुए अच्छे लगते हो क्या? हाँ, उस लड़के की शादी को 2 साल हो गए, और वो 3 साल पहले छोड़ चुका था इसे। औरत की मुश्किल वक्त में जब मर्द छोड़ देता है ना, तो औरत ऐसे मर्द को मुंह नहीं लगाती जो शर्मो हया वाली होती है। और वैसे तो शर्मो हया वाला मर्द भी हो ना, तो ऐसी औरत को कभी मुंह नहीं लगाता जो गैरों के साथ घूमती फिरती हो। मगर तुम्हारी शर्मो हया पता नहीं कहाँ चली गई। राशिदा बेगम ने बोलते हुए अगले पिछले सारे हिसाब बेबाक किए थे, और उसके 14 तबक रोशन कर डाले थे। अब ऐसे तो मत बोलिए ना, वो झुंझला कर बोलता हुआ उठ खड़ा हुआ। अच्छा, अब छोड़ो इन बातों को, जाकर हॉस्पिटल में उस बच्ची को देखो। इस वक्त उसे तुम्हारी सख्त ज़रूरत होगी। इन मुश्किल हालात में उसका साथ दोगे ना, तो तुम्हारे मुश्किल हालात में ढाल बनकर खड़ी होगी वो। राशिदा बेगम ने कहा तो वो सर आह भरकर उठकर फ्रेश होने चला गया। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो हुरिया अपनी वालदा को जूस पिला रही थी। उसने सलाम किया और फ्रूट्स के छापर रखकर उसे देखने लगा, जो नमाज के अंदाज में चादर लपेटे हुए थी। अरे बेटा, इसे ले जाओ और कुछ खिला पिला दो। सुबह से इस बच्ची ने पेट में कुछ नहीं डाला। हुरिया की वालदा ने कहा तो वो उठ खड़ा हुआ और उसे लेकर कैफेटेरिया की जानी पड़ा। सो मैडम, अगर तुम्हारी माँ को कुछ हुआ था, कम से कम मुझे तो फ़ोन करके बता देती। ऐसे भी क्या नाराज़गी। उसके साथ चलते हुए वो बोला तो वो बगैर कुछ कहे आगे बढ़ती जा रही थी। बच्चे कैसे हैं? ज़्यादा तंग तो नहीं किया उन्होंने माँ को? वो आहिस्ता से बोली, सुबह से कितनी बार तुमने माँ को फ़ोन करके पूछा है? अब माँ के बच्चे के बारे में भी कुछ पूछ लो कि मैं कैसा हूँ। हद होती है यार किसी चीज़ की। वो नरोटे अंदाज में बोला तो वो हैरत से उसे देखने लगी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? पूछो ना कि मैं कैसा हूँ। वो बोला, आप कैसे हैं? वो सर झटक कर बोली, बिल्कुल भी ठीक नहीं। पता नहीं तुमने क्या कर दिया है मुझे। रात एक पल के लिए भी नहीं सोया। दफ्तर में भी तुम ही मेरी निगाहों के सामने गर्दिश कर रही थी। मैं तुम्हें सारा दिन मिस करता रहा, मगर तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ। ये अच्छी बात तो ना हुई। वो बोला तो उसका मुंह हैरत से खुल गया। आप मुझे मिस कर रहे थे, लेकिन क्यों? वो सर झटक कर बोली, एक शोहर अपनी बीवी को क्यों याद करता है? नौफल ने पूछा। मुझे क्या पता क्यों। हद करता है हद करते हैं। मेरी पहली बार शादी हुई है, और ना मुझे इस बात का तजर्बा है और ना ही मैंने किसी से पूछा है। वो इत्मीनान से बोली, शोहर अगर अपनी बीवी को याद नहीं करे तो फिर किसको याद करेगा भला? वो मुंह बनाकर बोला, ओह अच्छा, लेकिन आपकी तो 2 बीवियां हैं ना। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप किस बीवी को याद कर रहे हैं? एक तो आपके दिलो जान में बसती है, और मैं तो कहीं भी नहीं हूँ। वो अफसुर्दगी भरे लहजे में बोली थी, मैं तुमसे इस बात का वादा नहीं करता कि मैं उसे कभी याद नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत की है। मैं उसे नहीं भूल सकता, लेकिन शायद उसको याद करते मुझे अब नफ़रत महसूस होगी, क्योंकि उसने मेरे बच्चों तक को इग्नोर कर दिया। मेरी मोहब्बत और चाहत का सिला उसने बहुत बुरा दिया है, लेकिन वो सिर्फ़ एक बुरी याद बनकर रहेगी। अब मेरी मोहब्बत बनकर नहीं रहेगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर मुखलिस रहना चाहता हूँ।
अब तुम्हारा हाथ थामे अपने बच्चों के साथ एक मुकम्मल ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? वो अपना हाथ उसकी तरफ फैलाते बोला तो हुरिया अपना चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रोने लगी। नौफल ने गड़बड़ा कर इधर उधर देखा। सभी लोग उन्हीं की तरफ मुतवज्जो थे। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? नौफल ने घबरा कर कहा। क्या मैंने कुछ अलग कह दिया? प्लीज़ अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं बहुत सॉरी हूँ। ये कहकर वो उसके बराबर बैठते उसका हाथ थाम कर बोला। हुरिया उसके सीने में मुंह छुपाए रोने लगी। नौफल उसकी इस हरकत पर सटपटा सा गया और फिर धीरे से बोला, हुरिया सब देख रहे हैं। वो आहिस्ता से उससे अलग हुई और ज़रा दूर जाकर चादर से आंसू साफ करने लगी। वो धीमी मुस्कुराहट लिए उसे देखने लगा, जैसे उसे सुकून देने की कोशिश कर रहा। कुछ देर वो दोनों वहीं बैठे रहे। फिर नौफल ने उठने का फैसला किया। दोनों घर के लिए रवाना हुए। घर पहुंचे तो हुरिया बच्चों वाले कमरे में चली गई। नौफल सख्त झुंझला सा गया, गुस्से से सोने की कोशिश करने लगा मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। कितनी ही देर वो करवटें बदलता रहा, फिर उठकर बैठ गया और उसी के मुतालिक सोचने लगा। क्या हो रहा है? क्यों उसके बिना जीना दुश्वार हो रहा है? फिर वो तेज़ी से उठा और बच्चों के कमरे की जानिब बढ़ा। वो दोनों बच्चों के दरमियान चित लेटी पुरसकून सो रही थी। लो जी, मेरी नींदें हराम करके खुद मज़े से सो रही हैं मोहतरमा। नौफल बुड़बुड़ाता उसके पाँव से होता उस पर झुककर उसके याकूती लबों पर सितम ढाने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप? हुरिया घबराहट भरे अंदाज में बोली। तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तुम ये समझती हो कि इन बच्चों के दरमियान सोकर तुम मेरी नींद खराब कर सकती हो तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। उसने संजीदा लहजे में कहा। ये बात समझने के लिए बच्चों के सोने के बाद भी मैं तुम्हें उनके कमरे में आकर सितम ढा सकता हूँ तुम पर। अब चुपचाप उठो और कमरे का बीच का दरवाज़ा खोलकर अपने कमरे में चलो। ये कहकर वो बीच का दरवाज़ा खोलकर उसे कमरे में ले आया। फिर बिस्तर पर आकर उस पर हक जताने लगा। वो उसके सीने पर सर रखे पुरसकून लेटी थी और वो यूं ही मुसलसल उसे अपनी बाहों में लिए हुए था। अगली सुबह बहुत रोशन और महक रही थी। नौफल ने उसे फजर के वक्त उठाया। दोनों ने शुक्राने के नफल अदा किए और फिर फजर की नमाज अदा की। आने वाले दिनों में नौफल ज़ीनिया के बारे में भूल ही गया था। एक दिन उसका फ़ोन आया, मुझे तलाक भेज दो, उसने कहा तो नौफल ने ज़बानी तलाक देने के बाद 2 दिन के बाद तलाक के पेपर्स भी भेज दिए। उसके दस्तखत करते वक्त ना तो हाथ कांपे थे ना दिल। वो जो समझता था कि वो मर जाएगा उसके बगैर, मगर हुरिया की वफा ने उसे ज़िंदगी जीना सिखा दी थी। बच्चे सारा दिन मम्मा मम्मा कहते नहीं थकते थे और हुरिया उनकी ख्वाहिशात पूरी करने में मसरूफ़ रहती। 5 साल गुजर चुके थे और आज उनकी शादी की एनिवर्सरी थी। उनकी 8 साला बेटी अरीबा और 5.5 साल का बेटा अजान बाहर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे, मगर नौफल हुरिया की शॉल थामे खड़ा बस उसे देख रहा था जो आंखों पर मस्कारा लगा रही थी। बस कर दें बेगम साहिबा, अपने बच्चों के बाप की जान निकालने का इरादा है क्या? नौफल हंसते हुए उसके करीब गया और उसके रुखसार पर लब रख कर बोला। प्लीज़ नौफल, तैयार होने दें, जाकर चुपचाप न्यूज़ देखें। हुरिया ने दरख्वास्त की। तुम्हारा मस्कारा ना थोड़ी बिगाड़ रहा हूँ, अपनी एनर्जी भी तो चाहिए ना। तुम ही बताओ, क्या ना लूँ अपनी एनर्जी? नौफल ने उसके दूसरे रुखसार पर किस करते हुए पूछा, जिससे उसका मस्कारा ख़राब हुआ। उसने झुंझला कर उसे देखा। लीजिए, मुझे भूतनी जैसा बना कर आ गया ना चैन आपको? वो चिढ़कर बोली तो वो हंसते हुए जाकर न्यूज़ चैनल खोलकर बैठ गया। उसी वक्त न्यूज़ पर एक अहम खबर चलने लगी, जिससे नौफल संजीदा हुआ। मशहूर हॉलीवुड एक्टर एंड मिस वर्ल्ड ज़ीनिया ने बिल्डिंग की 10वीं मंजिल से कूदकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। वो पिछले कई महीनों से एक साइकेट्रिस्ट के पास जा रही थी। उन्हें ज़हनी सुकून मैसर ना था। उनका हॉलीवुड करियर भी सवाल का शिकार था। न्यूज़ एंकर बोले जा रही थी। नौफल ने लब कुचलते हुरिया को देखा जो गुमसुम खड़ी थी। मैं बाहर जाकर पार्टी रोकने का कहती हूँ, हुरिया ने निगाहें चुरा कर कहा। क्यों? ऐसा क्यों करोगी तुम? अब गैरों के लिए हम अपनी खुशियाँ क्यों ख़राब करें? रोज़ लोग मरते हैं, हम उनके साथ मर तो नहीं सकते ना। नौफल ने इत्मीनान से कहा। हुरिया उसे देख कर रह गई। आप ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो उसका माथा चूमते हुए बोला और फिर उसका हाथ थामकर बाहर की जानिब बढ़ गया, जहाँ उनके बच्चे बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे थे। इस दिल के कोने में उसकी बेवफाई से एक कसक सी बाकी रही कि काश वो ऐसा ना करती, मगर उसने 5 साल में कभी इस जज्बे को खुद पर हावी नहीं होने दिया। और इस सब में सबसे बड़ा हाथ हुरिया का था, जिसने अपनी मोहब्बत से उसे संभाल लिया था। वो एनिवर्सरी केक काट के फारिग हुए तो अरीबा ने उसकी नाक पर थोड़ी सी क्रीम लगा दी और बस अब शुरू हो चुका था काम।
اور بچے آگے آگے تھے اور وہ انہیں کریم لگانے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے تھا، اور حوریہ اور راشدہ بیگم ایک سائڈ پر بیٹھی ہنستے ہوئے انہیں دیکھے جا رہی تھیں۔